हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, देन उसके बाद ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस तक डिस्कशन करके रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पढ़ा है, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा है? लेवी स्ट्रक्चर। इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती है, मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो उनके शेप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंड लेवी स्ट्रक्चर सारे के सारे मॉलिक्यूल का शेप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनफैक्ट कोई अकेली थ्योरी पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड देयरफॉर नई नई थ्योरीज डेवलप की गई है, और सारी की सारी थ्योरीज का एप्लीकेशन जब करके देखा गया तो हम लोग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। आज हम लोग सबसे सिंपल थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम जो है वो होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना? बहुत बड़ा नाम है, राइट? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम लोग VSEPR ऐसे एब्रीविएट करते हैं। इस थ्योरी को सबसे पहले डिज़ाइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे सिडविक एंड पॉवेल। सिडविक एंड पॉवेल नाम के जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी को डिज़ाइन किया। लेकिन इस थ्योरी को डिज़ाइन करते समय उन्होंने लेविस के कंसेप्ट को मॉडिफाई कराया। कैसे कराया? उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला होगा, सोचिए। सपोज करिए कि मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है ऐसा होता है। तो उन्होंने ये सोचा कि मॉलिक्यूल में किसी न किसी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड पेयर भी होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बॉन्ड पेयर्स हैं और ये क्या है? लोन पेयर्स। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर पास में है तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। तो लेविस थ्योरी में हमें रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में कुछ बताया क्या? नहीं। तो उन्होंने इन्हीं पॉइंट्स को कंसिडरेशन किया और एक नई थ्योरी डिज़ाइन की, जिसका नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाउ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के कुछ उन्होंने रूल्स बताए, मीन्स वी कैन से कि उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बताए। इसमें सबसे पहला पोस्टुलेट अगर हम लोग देखें तो पहला पोस्टुलेट्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज themselves in such a manner where the repulsion between them is minimum। देखिए, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि मॉलिक्यूल में किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रह सकते, रहेंगे। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर पास पास आ जाए तो उनके बीच में रिपल्शन चालू होगा। तो फिर मॉलिक्यूल में किसी एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर रहनी है तो वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, कम से कम इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए जिनके कारण रिपल्शन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज देमसेल्व्स in such a manner where the repulsion between them is minimum। मतलब इमेजिन करिए कि यहाँ पर है ये दो लोन पेयर है, लेकिन दोनों लोन पेयर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे, जिसके कारण इन दोनों के बीच का रिपल्शन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। अगर हम लोग सेकेंड वाले पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं तो सेकेंड वाला पोस्टुलेट ये कहता है कि द मॉलिक्यूल acquires मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। देखिए, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, इनके बीच का रिलेशन जो होता है वो इनवर्स होता है। मीन्स किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि उसकी स्टेबिलिटी कम है, एंड अगर कभी एनर्जी कम है तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सेकेंड पोस्टुलेट हमें क्या बता रहा है कि द मॉलिक्यूल अक्वायर्स मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जब एनर्जी मिनिमम रहेगी तब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। तीसरा,
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो contribute in determining the shape of molecule। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शेप ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है उससे डिटरमाइन करते समय लोन पेयर का भी इंपॉर्टेंस है, जैसे बॉन्ड पेयर का होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स ये कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द बोथ लोन पेयर्स एज वेल एज द बॉन्ड पेयर्स। अकेला बॉन्ड पेयर सारे के सारे मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन कर पाएगा क्या? नहीं। अगर उसमें लोन पेयर्स है तो वो किस पोजीशन पे है ये भी डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। नाउ इलेक्ट्रॉन की जो पेयर्स होती है मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एटम के अराउंड, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कहते हैं। मीन्स किस तरीके से वो अरेंज है एंड मॉलिक्यूल बनते समय वो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पोस्टुलेट अगर हम लोग देखें तो ये होता है रिपल्शन। द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर मतलब LP, लोन पेयर एंड अदर पेयर्स इज मैक्सिमम देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड अदर पेयर्स। इनफैक्ट बॉन्ड पेयर्स ही है, ठीक है, देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर्स। BP मतलब बॉन्ड पेयर्स। देखिए क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड अदर पेयर इज मैक्सिमम देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इनके बीच का रिपल्शन मॉलिक्यूल में रह सकता है, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन रह सकता है एंड लोन पेयर के बीच में रिपल्शन रह सकता है। तो इन सब का ऑर्डर अगर हम लोग देखें, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये हमें इस तरीके से मिलता है। लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है ये मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। देखिए रिपल्शन तो है, लेकिन रिपल्शन का ऑर्डर क्या मिला? सबसे ज़्यादा रिपल्शन कहाँ पर होता है? लोन पेयर के बीच में, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, एंड सबसे कम रिपल्शन कहाँ पे होता है? बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि मॉलिक्यूल जब बनता होगा तो जो रिपल्शन है तीन में से किसी भी टाइप का हो सकता है। ये रिपल्शन कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। जब रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए तो ऐसे केस में एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी? मैक्सिमम आ जाएगी। मतलब ये कि मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करते समय हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे ये कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे? डायरेक्शनल है, क्योंकि रिपल्शन के ऊपर भी शेप डिपेंडेंट कर रहा है। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल बॉन्ड्स है एंड उनके कारण हम लोगों को शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में पता चलता है। मीन्स यहाँ से तो एक और कंक्लूजन निकालना पॉसिबल है कि सर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें लोन पेयर रह सकता है और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें लोन पेयर नहीं भी रह सकता। हाँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही हो। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, उन मॉलिक्यूल का जो शेप होता है उसे कंसिडर कहा जाता है रेगुलर शेप। एंड जिन मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा या फिर एक भी लोन पेयर अगर आ जाए तो वो नॉर्मल शेप जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं देता, उसका शेप जरा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसका मतलब ये कि VSEPR थ्योरी के हिसाब से हमें दो टाइप के मॉलिक्यूल की स्टडी करनी पड़ेगी। एक रेगुलर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा, एंड दूसरा ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि हम लोग मॉलिक्यूल्स को दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर नहीं है एंड ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्योमेट्री मतलब क्या? शेप एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन करना है, लेकिन लोन पेयर्स नहीं है। देखिए लोन पेयर्स नहीं है मतलब सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स है। बॉन्ड पेयर्स मतलब बॉन्ड बनाएंगे।
तो कैसे बॉन्ड पेयर्स रह सकते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, उनकी ज्योमेट्री कैसे हो सकते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या है, ये हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 2। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 है, मतलब ये कि उसके 2 बॉन्ड बन सकते हैं, हाँ। तो ऐसे केस में हम लोग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे दिखा सकते हैं, जरा देखिए। सपोज करिए कि ये 2 बॉन्ड्स है ना, ये हो गए 2 बॉन्ड्स। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखिए एक लाइन में है, तो इसे हम लोग कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर होती है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर ज्योमेट्री। जिसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं CO2, E1, BeCl2 एक्सेट्रा। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसमें क्या है, लीनियरिटी प्रेजेंट है। ये मॉलिक्यूल सीधे होंगे, एक लाइन में होंगे। यहाँ पर A सेंट्रल एटम है और B क्या है, बॉन्डिंग एटम्स, बराबर है। देखिए कार्बन यहाँ पर होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, बेरिलियम यहाँ पर होगा, क्लोरीन एंड क्लोरीन यहाँ पर होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3 एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। एंड ज्योमेट्री कैसे मिली, लीनियर। ये बॉन्ड पेयर्स 2 थे। सपोज करिए कि अगर बॉन्ड पेयर्स 3 होते तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट आप लोगों को मिलता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट आपको मिलता है, वो मिलता है कुछ ऐसे, दैट इज जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर। क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लानर। क्यों, क्योंकि ट्राइगोनल प्लानर की एक खासियत है, ये जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स होते हैं 120 डिग्री के। इस ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री कहते हैं। एंड इसका एग्जांपल अगर देखें तो बोरॉन के कंपाउंड्स जैसे कि BF3, BCl3 हो सकता है, इवन BH3 हो सकता है, एक्सेट्रा। तो पीरियोडिक टेबल में बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम के कंपाउंड भी इस तरीके से रह सकते हैं। देखिए टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, लेकिन बॉन्ड पेयर्स कितने, 3, और रेगुलर है। हम लोग कह रहे हैं कि लोन पेयर्स नहीं है। तो लोन पेयर्स अगर नहीं है तो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो बिल्कुल रेगुलर होता है, ये ऐसा रहेगा। नाउ सपोज करिए कि अगर आपके पास बॉन्ड पेयर्स 4 है, अब चारों के चारों बॉन्डिंग पेयर्स है, तो सर 4 बॉन्ड बनेंगे, हाँ। और इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है ये हम लोग दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को अगर हम लोग ज्वाइन करके देखें तो यहाँ पर एक डायग्राम बनती है और वो डायग्राम होती है टेट्राहेड्रॉन की, इसीलिए इसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं इसे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखिए अगर हम लोग इन्हें ज्वाइन करके दिखाएं तो यहाँ पर एक ज्योमेट्री बन जाती है जो कि कैसे दिखेगी, टेट्राहेड्रल। तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है, तो आप लोग हमेशा इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, 4। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये रेगुलर ज्योमेट्री है। एंड इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल CH4 होता है, SiCl4 होता है, इवन कुछ आयन भी हो सकता है, जैसे कि ये देखिए अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं। तो 4 अगर बॉन्ड पेयर्स हैं और रेगुलर है, चारों के चारों सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही है, तो स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल। नंबर 5, अगर 5 बॉन्ड पेयर्स है, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ऐसे केस में हम लोगों को अरेंजमेंट कैसे मिलेगी इन पेयर्स की देखते हैं। ये जो अरेंजमेंट होती है ये ऐसे होती है, जिसे आप लोग कहते हो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या कहते हो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सर कैसे, ट्राइगोनल, देखिए ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है, ये एक पिरामिड और ये दूसरा पिरामिड, इसे हम लोग कहेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही है। एंड इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 5। देखिए 5 बॉन्ड बनाए, हाँ। तो ये आपको मिलता है फॉस्फोरस की फैमिली में। जैसे मान लीजिए कि PF5 है, PCl5 है, सॉरी PCl5, PF5 तो होता ही नहीं, PBr5 भी नहीं होता। आप लोग आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड बना सकते हैं। इवन अगर आप लोगों ने एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड बनाया तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किस कैटेगरी में जा रहे हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
आप लोगों को ये जो टेबल हम लोग बना रहे हैं इससे याद रखना है, इससे समझना है बिल्कुल पहले कि सर मॉलिक्यूल में लोन पेयर है या नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब रेगुलर ज्योमेट्रीज है, और रेगुलर ज्योमेट्री में अभी तक हम लोगों ने 4 पढ़ी, एक बची है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इस टेबल को बराबर आप लोग प्रिपेयर करके रखेंगे। तो चलते हैं एक बची हुई प्रॉपर्टी की तरफ, बची हुई ज्योमेट्री की तरफ, दैट इज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 6 हैं तो ऐसे केस में आप लोगों को अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड पेयर कैसे मिलेगा, ये ऐसे होता है। ये देखिए, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। तो इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल, मतलब बॉन्डिंग एटम जो भी होगा वो बॉन्डिंग एटम कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा। राइट, देखिए यहाँ पर ये 4 कॉर्नर्स आपस में जुड़े, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। राइट, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की अगर बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं SF6, दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आप लोगों ने देखा है कि लोन पेयर्स नहीं है, एंड लोन पेयर्स नहीं है इसलिए इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसे रहेगी, बिल्कुल रेगुलर रहेगी। आप लोगों को ये सारे शेप्स याद रखने हैं और ये ज्योमेट्री याद रखनी है, क्योंकि आगे ये नाम आपको कई बार मिलते जाएंगे। तो किसी ने कहा कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर का सेंट्रल एटम यहाँ पर होगा, 4 बॉन्डिंग एटम यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट रह सकते हैं। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है, इन्हें हम लोग कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्रीज। अब हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक से ज़्यादा लोन पेयर हो सकती है। अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर्स है तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर नहीं होता, ये आपको समझना है। ये जो 2 टेबल हम लोग पढ़ने वाले, एक हो गया और ये दूसरा, इन 2 टेबल्स को बराबर समझना है और याद रखने कि मॉलिक्यूल्स के शेप कैसे कैसे हो सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं। पहला बना है मॉलिक्यूल का टाइप, देन उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर्स रखे हैं, देन उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स रखी है, देन उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स, शेप एंड देन फाइनल एग्जाम्पल। तो कैसे कैसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जरा देखिए। सबसे पहले तो हम लोग मॉलिक्यूल का टाइप बनाते हैं AB to E। यहाँ पर एक चीज़ का मीनिंग समझो, E का मतलब है लोन पेयर एंड B का मतलब है बॉन्ड पेयर्स। टोटल जो पेयर्स है वो कितने हैं, 3 हैं, बराबर ना। टोटल जो पेयर्स है 3 है, उसमें से लोन पेयर 1 है एंड बॉन्ड पेयर कितने, 2। सर 3 अगर है तो हम लोगों ने रेगुलर में शेप पढ़ा है उसका, हाँ, लेकिन अब 3 में से कितने बॉन्ड पेयर्स है, 2 ही। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का जो शेप बन जाता है, वो जो शेप बन जाता है वो कुछ ऐसा होता है। एंड एक जो लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर को हम लोग ऐसे यहाँ पर अरेंज करके दिखा सकते हैं। ये जो शेप होता है, इस शेप को हम लोग कहते हैं बेंट शेप। एंड इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ओजोन। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड तो इनफैक्ट ऐसा होता है, एंड ओजोन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि ओजोन ऐसा होता है ना। तो ये देखिए उनके शेप कैसे हैं, बेंट है। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल हो गया जिसमें एक लोन पेयर और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ AB3E, जिसमें लोन पेयर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है, 3। सर टोटल पेयर कितनी हो गई, 4। सर अगर टोटल पेयर 4 हो गई तो मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता है, हाँ होता है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है एंड लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल कहलाएगा क्या, नहीं। तो ऐसे केस में उसका अरेंजमेंट क्या होता है सर, तो उसका जो अरेंजमेंट होता है ये हम लोग कुछ ऐसे देते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 बॉन्ड पेयर्स हैं एंड एक लोन पेयर कहीं ना कहीं यहाँ होगी, यहाँ पर लोन पेयर होगी, जिसके कारण इसका जो शेप होता है इसे हम लोग कहते हैं पिरामिडल। कौन सा शेप कहते हैं, पिरामिडल। जिसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अमोनिया होता है, PCl3 होता है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स पिरामिडल होते हैं, राइट। रेगुलर शेप नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लोन पेयर आ गई। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ जिसका टाइप हो जाता है AB to E2। नाउ AB to E2 में हमें क्लियर दिख रहा है कि बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2 एंड लोन पेयर्स कितने, 2। सर टोटल 4 है, हाँ टोटल 4 है, मतलब इसका जो पेरेंट शेप होना चाहिए वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता क्योंकि लोन पेयर्स हैं 2 है।
अब इस केस में अगर हम लोग इनका शेप देखें तो इनका जो शेप होता है ये शेप ऐसा होता है एंड दो दो लोन पेयर्स हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। सर इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये तो इसके समान दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर एक ही लोन पेयर है, यहाँ पर दो है, तो इसे हम लोग अलग करते हैं, इसे कहा जाता है एंगुलर या फिर वी शेप मॉलिक्यूल है, ये है एंगुलर, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखा जाए तो H2O होता है। देखिए H2O में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, आप लोग H2S एग्जांपल दे सकते हैं, इवन SCl2 ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पर दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ जिसका फॉर्मूला है AB4E, मतलब टोटल पेयर्स कितने हो गए, 5 हो गए। टोटल पेयर्स की अगर बात करें तो टोटल पेयर्स कितने हो गए, 5 हो गए, जिसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 हैं, एंड लोन पेयर कितना है, 1 है। सर अब टोटल अगर 5 पेयर्स है तो रेगुलर ज्योमेट्री कुछ अलग थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पर 1 लोन पेयर है और 4 क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो ऐसे केस में हम इसका अरेंजमेंट कैसे दिखाते हैं, तो इसके केस में जो अरेंजमेंट होता है वो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर रहेंगे B, यहाँ पर B, यहाँ पर B, ये 4 पेयर्स हैं एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं लोन पेयर होगी। ये जो ज्योमेट्री होती है इस ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं सीसॉ ज्योमेट्री, जिसका एक एग्जांपल हमेशा याद रखना है आपको, SF4, राइट, SF4। इवन अगर कहीं ऐसा मॉलिक्यूल होगा दैट इज TeF4 तो वो भी इस ज्योमेट्री को बिलोंग करेगा, ये सीसॉ ज्योमेट्री है। क्या ज्योमेट्री कहते हैं इसे, सीसॉ ज्योमेट्री कहते हैं। सपोज करिए अगर मॉलिक्यूल इस टाइप का होगा दैट इज AB3E2, सर अभी भी टोटल पेयर कितनी है, 5 ही है, हाँ, लेकिन बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 3 है, एंड लोन पेयर्स कितने हैं, 2 है, बराबर है। तो ऐसे केस में सर टोटल 5 पेयर्स हैं, तो हम लोग अरेंजमेंट कैसे लगाएंगे, तो इन दैट केस अरेंजमेंट जो होता है, अरेंजमेंट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर 2 लोन पेयर कहीं ना कहीं होगी, हमें पता नहीं अब कहाँ है, जब मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो इस ज्योमेट्री को क्या कहेंगे, इस ज्योमेट्री को देखिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना, टी शेप, इनफैक्ट इसे बेंट टी कहना पड़ता है लोन पेयर के कारण, लेकिन दिखता है टी के समान इसलिए टी शेप कहते हैं। जिसका एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं ClF3, देन IF3, देन इसके बाद BrF3। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स इस कैटेगरी में जाते हैं। टोटल पेयर्स 5 हैं लेकिन उनमें से 2 लोन पेयर हैं एंड देन 3 क्या है, बॉन्ड पेयर्स है, राइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐसा मॉलिक्यूल दैट इज जिसमें फॉर्मूला बनेगा AB5E। नाउ AB5E टोटल पेयर्स कितने, 6 मतलब सर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, हाँ, लेकिन एक क्या है, लोन पेयर है, और बॉन्ड पेयर कितने, 5। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या दिखाया जाता है, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट दिखाया जाता है वो ऐसे दिखाया जाता है। ये देखिए ये हो गए 4, ये हो गई 5, और यहाँ पर कहीं ना कहीं होगी लोन पेयर। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस शेप को हम लोग कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। मतलब कैसे सर, देखिए ये हो गया स्क्वायर, हो गया, यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा, ये 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ये 5वां बना हुआ है, स्क्वायर के ऊपर क्या आ गया, पिरामिड, एंड एक लोन पेयर, चाहे तो यहाँ पे दिखाओ या फिर यहाँ पे दिखाओ। ये ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है। एंड इस कैटेगरी का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं IF5, BrF5, इस टाइप का एग्जाम्पल बनता है, राइट। तो अभी तक ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें लोन पेयर्स है। इसमें एक मॉलिक्यूल बचा है, वो भी हम लोग पढ़ते हैं। इस कैटेगरी में एक और मॉलिक्यूल है जो कि फॉर्मूला होता है AB4E2। देखिए AB4E2 से आपको समझ में आता है कि इसमें लोन पेयर कितनी है, 2 है, बॉन्ड पेयर कितनी है, तो सर दिख रहा है 4 है। नाउ इसका अरेंजमेंट कैसे देते हैं, तो इसका जो अरेंजमेंट होता है ये अरेंजमेंट हम लोग ऐसे देते हैं। देखिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स होंगी, राइट, एंड सर लोन पेयर्स की बात करें तो लोन पेयर्स यहाँ पर होगी एक, और एक यहाँ पर होगी। जरूरी नहीं कि अभी हम लोग शेप दिखा रहे हैं तो वो लोन पेयर दिखना ही चाहिए। अब इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस शेप को हम लोग कहते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप। क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर, जिसका एग्जाम्पल अगर देखें तो वेल नोन एग्जाम्पल होता है XeF4, दैट इज ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो ये हो गए 2 टेबल्स
जिसमें आपने मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कराया दो कैटेगरी में। एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है, ज्योमेट्री कैसी मिलेगी, डेफिनेटली रेगुलर। देन ऐसे मॉलिक्यूल्स पढ़े हम लोगों ने अभी कि जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा लोन पेयर हो सकता है, एंड जैसे ही लोन पेयर आती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल का शेप रेगुलर नहीं रहता, राइट। अभी आपने VSEPR थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करके दिखाया, उसमें बताया कि लोन पेयर्स अगर है तो मॉलिक्यूल कैसे शेप चेंज कर लेता है, नहीं है तो मॉलिक्यूल रेगुलर ज्योमेट्री देता है। अब हम लोग उसका एग्जांपल पढ़ते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। नाउ अमोनिया मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3, और ये हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी, इस थ्योरी का इस्तेमाल करके। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सर एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, मतलब टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने, 3। अभी हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर है या नहीं है, लेकिन ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर देखें तो आप लोगों को क्लियर कट पता चल जाता है कि इस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर आता है। कैसे, देखिए नाइट्रोजन की अगर आप लोग बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2s2 2p3 होता है, यहाँ पर 1s2 भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये है सर कि अगर हम लोग बॉक्स डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो गया 2s2 एंड ये हो गया 2p3। यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाने हैं। हाँ, जब ये 3 बॉन्ड बनाते हैं तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये पूरा वैलेंस शेल है ना, इस वैलेंस शेल में पूरा का पूरा ये ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और ये हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। अमोनिया मॉलिक्यूल में अगर हम लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो कुछ ऐसे लिखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, यू विल ऑब्जर्व कि एक S और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो गए, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये आगे आने वाला है। एक S और ये तीनों P, तो टोटल क्या हो गया, sp3। अब नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। नाइट्रोजन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस में 5 है। और जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा, जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड किसके साथ बनेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, तो 3 बॉन्ड बन गए। और 3 बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पर एक क्या बची, लोन पेयर। ये देखिए ये पेयर्ड है, तो ये क्या बॉन्डिंग में हिस्सा लेगी, नहीं। तो यहाँ पर एक लोन पेयर है और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। नाउ सर एक लोन पेयर है एंड 3 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। हाँ, यहाँ पर रिपल्शन कैसे होगा, तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगा। अब आप लोग सोचिए, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स अगर है तो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है उस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे देते हैं पिरामिडल। एक्सपेक्टेड क्या था, इसका एक्सपेक्टेड शेप अगर हम लोग देखें तो वो होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 पेयर्स है सर, लेकिन 4 में से 3 बॉन्डेड है, एक क्या है, लोन पेयर। एंड टेट्राहेड्रल जब होता है तो जो बॉन्ड एंगल होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, जिसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड एंगल, तो ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन आप लोगों को ये बॉन्ड एंगल जो मिलता है दैट इज HNH, ये बॉन्ड एंगल आप लोगों को मिलता है नियर अबाउट 107 डिग्री 18 मिनट का। इसे ऐसे पढ़ते हैं 107 डिग्री 18 मिनट का। एंड हैंस अगर हम लोग शेप बनाकर देखें अमोनिया मॉलिक्यूल का तो यू विल ऑब्जर्व कि सर पिरामिडल शेप तो ऐसा होगा ये पिरामिडल शेप ऐसा। यहाँ पर एक लोन पेयर है जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। मतलब ये देखिए, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धक्का देगी, रिपेल करेगी, तो ये इसे भी धक्का देगी, तो ये जो पेयर्स है ये पेयर्स ऊपर नहीं रहेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल गिर जाएगा, 107 डिग्री 18 मिनट तक आ जाएगा। तो ये है अमोनिया का फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। नाउ H2O मॉलिक्यूल के बारे में आपको एक चीज़ पता है कि ये ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, सर हियर देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
टोटल पेयर्स की बात करें तो टोटल पेयर्स कितने हो गए? 4। देखिए 4 पेयर्स है। कैसे? एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा लोन पेयर। मतलब सर ये भी होना चाहिए टेट्राहेड्रल। हाँ, इसका एक्सपेक्टेड शेप अगर हम लोग देखते हैं तो एक्सपेक्टेड शेप ज्योमेट्री कैसी होना चाहिए? टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अगर टेट्राहेड्रल है तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है ये कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट का। टेट्राहेड्रल रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप अगर है तो उस मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच का बॉन्ड एंगल होता है इतना 109 डिग्री 28 मिनट का। बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। वाटर के केस में अगर हम लोग देखें तो जो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल होता है, ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल ये होता है 104 डिग्री 35 मिनट्स के आसपास, राइट? 104 डिग्री 35 मिनट्स के आसपास। मतलब कैसे होगा सर? 2 लोन पेयर्स कैसे रिपेल करेंगे देखते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देते हो 2s2 2p4। इसे अगर हम लोग बॉक्स डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो क्या ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। जब ये बॉन्ड बनाने के लिए जाता है तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल यूज होते हैं। एंड सारे के सारे ऑर्बिटल जब यूज होते हैं तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन आता है। ये 4 जब आपस में कंबाइन होंगे तो 4 नए ऑर्बिटल बन के आएंगे। हाँ, लेकिन इसमें देखिए पहले और दूसरे में लोन पेयर्स है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर बॉन्ड पेयर। अब 2 हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन इन्हें देखिए ये है एक लोन पेयर, एक है 2 लोन पेयर दूसरी। तो 2 लोन पेयर है सर, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल तो इस टाइप का हो गया Ab2E2, बराबर है। एंड Ab2E2 है तो शेप कैसा होता है? तो एंगुलर होना चाहिए। हाँ, देखिए कैसे होता है। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड एंगल कितना कहा हमने? 104 डिग्री 35 मिनट्स के आसपास। ठीक है, 2 लोन पेयर कैसे? तो एक लोन पेयर हम लोग ऐसे दिखाएंगे एंड दूसरी लोन पेयर ऐसे। यहाँ पर 3 टाइप के रिपल्शन है। एक रिपल्शन ऐसा होगा, लोन पेयर, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, जिसके कारण क्या होगा? ये लोन पेयर के बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का देगी, देखिए। एंड ये बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन है। तो ड्यू टू दिस ये रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होता है तो ये क्या करेगा? इसे पुशअप करेगा तो हाइड्रोजन जो है ये बेंट हो जाएंगे ये बेंट। तो मॉलिक्यूल का जो शेप आता है ये कैसा आता है? एंगुलर आता है। इसे आप लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इसे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं और इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर किसी बुक में मिलता है तो 2 लोन पेयर्स ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देखिए ये 2 लोन पेयर्स है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप हम लोग लिखते हैं इट इज ओनली फॉर आवर कन्वीनियंस। ये ऐसा नहीं होता, एक्चुअल कैसा है? ऐसा है। क्या है ज्योमेट्री उसकी? एंगुलर है।